हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो आइए जानते हैं उदासीनीकरण किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। अम्ल तथा भस्म की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं कि जलीय विलयन में जब जलीय विलयन में अम्ल और भस्म की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं हम लोग हैं HCl का जलीय विलयन लेंगे और क्षार लेंगे NaOH। इसका जलीय विलयन लेंगे तब ये जाके लवण या साल्ट बनता है NaCl और H2O बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं आयनिक सिद्धांत के अनुसार। आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो उपरोक्त समीकरण है उसको आयनिक रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे लिख सकते हैं कि H प्लस जो HCl है उसमें H प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा, उसको ऐसे दिखा सकते हैं। प्लस NaOH में Na प्लस होगा और OH माइनस होगा, और इधर जो NaCl होगा उसमें Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस और जल होगा H2O। अब इसमें देखा जाए इस विक्रिया में कि जो अम्ल है उसमें H प्लस है और जो क्षार है इसमें OH माइनस है। यानी अम्ल की पहचान H प्लस से की जाती है, क्षार की पहचान OH माइनस से। तो ये जब तक आयन विलयन में रहेंगे तब तक वह पदार्थ अम्लीय और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों की अभिक्रिया होती है तो ये आयन आपस में संयुक्त हो जाते हैं, H प्लस और OH माइनस, और संयुक्त होके उदासीन जल के अणु का निर्माण करते हैं H2O का। यानी दोनों एक दूसरे से उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो ये जो समीकरण है इसमें यही होता है कि H प्लस और OH माइनस मिलके H2O बना दे, तो इस तरह से दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जलीय विलयन में वह विक्रिया जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों संयुक्त होकर उदासीन जल के अणु का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। तो ये था उदासीनीकरण। अब इसके बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, तो उस ऊष्मा की मात्रा को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आइए जानते हैं हम लोग कि उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं कि अब जब भी किसी राशि का मान ज्ञात करना होता है तो उसमें विज्ञान की भाषा में सदैव एकांक से शुरू किया जाता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं सामान्यतः, अम्ल और क्षार। तो यहाँ अम्ल और क्षार की एक मात्रा निश्चित करेंगे, उसमें उनकी मात्रा लेते हैं 1 ग्राम तुल्यांकी भार लेते हैं कि जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है
या उत्सर्जित होती है वह ऊष्मा की मात्रा दोनों अम्ल और क्षार दोनों के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो इसमें देखा गया है कि जो प्रबल अम्ल और जो प्रबल क्षार होते हैं उनका तनु विलयन में आयनन बहुत अधिक होता है, यानी आयनन की मात्रा उनकी 100% होती है। तो उस अवस्था में प्रबल अम्ल से मिला H+ आयन और प्रबल क्षार से मिला OH- आयन आपस में जुड़कर उदासीन अणु जल का निर्माण करते हैं। तो उसके साथ साथ ही उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह 13.7 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। तो ये होता है कि इस तरह से कर सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका मान सबसे अधिक होता है और वह होता है 13.7 किलो कैलोरी होता है। और इसमें क्या होता है कि जब आयनन पूर्ण रूप से होता है तो H+ अम्ल से मिला H+ और क्षार से मिला OH- की पूरी संख्या आपस में जुड़कर उदासीन अणु जल का निर्माण करते हैं। इसीलिए उसकी पूरी की पूरी ऊष्मा की मात्रा 13.7 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। और उसमें जो अम्ल और क्षार होता है वह पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। तो ये होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है। ये जो ऊष्मा होती है उत्सर्जित होती है, यानी उससे प्राप्त होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का इस ऊष्मा का मान ऋणात्मक रखते हैं। जब भी कभी पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है तो उसमें बताते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ बताते हैं -13.7 किलो कैलोरी। अब इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। जैसे प्रबल अम्ल होता है HCl और प्रबल क्षार होता है NaOH। इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर साल्ट बनता है NaCl और H2O बनता है। और इसी के साथ 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती। तो ये प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल होते हैं। प्रबल अम्ल और ये है प्रबल क्षार। और इसी तरह से दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का। इसमें प्रबल अम्ल लेते हैं HNO3 और क्षार लेते हैं KOH। इसकी अभिक्रिया होती है तो हमको बनता है KNO3 साल्ट बनता है, जल बनता है H2O। इसमें भी उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है। तो ये है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। ये था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान अधिक होता है। लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो उसमें आयनन के बाद जो H+ मिलता है और क्षार से OH- मिलता है, ये परस्पर उदासीन होके H2O का निर्माण करते हैं। उसमें ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। लेकिन उसमें जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होता है तो उसके आयनन की मात्रा कम होती है, तो वह अपने आयनन की क्रिया को बढ़ाने के लिए उसी 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊष्मा प्रयुक्त कर लेता है अपने आयनन की क्रिया को बढ़ाने के लिए, आयनन की दर को बढ़ाने के लिए।
इसीलिए उसके उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाता है, घट जाता है। तो यही कारण है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। और उसके अतिरिक्त यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लिए या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लिए तो उनके लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान बहुत कम हो जाता है, घट जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग किस तरह से घटता है। इसमें उदाहरण ले सकते हैं दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल लेते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। तब यहां साल्ट बनता है सोडियम एसीटेट CH3COONA और जल बनता है H2O और उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है 13.3 किलो कैलोरी। अब इसके बाद ये दुर्बल अम्ल हो गया, ये प्रबल क्षार हो गया। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.3 हो गया यानी घट गया। तो जो ऊष्मा उसमें कम हुई है वही ऊष्मा इस दुर्बल अम्ल के आयनन को बढ़ाने में प्रयुक्त हो गई, इसीलिए इसकी जो मूल ऊष्मा का मान होता है 13.7 किलो कैलोरी उससे घट जाता है। फिर आगे उदाहरण हम लेते हैं दुर्बल अम्ल का। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल क्षार का लेते हैं NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुलाता है दुर्बल क्षार। अब दोनों अम्ल और क्षार दोनों दुर्बल होते हैं, तो अब यहां उदासीनीकरण ऊष्मा का मान और घट जाता है। HCOO NH4 प्लस H2O, ये अमोनियम फॉर्मेट बनता है साल्ट के रूप में। और यहाँ उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है 11.9 किलो कैलोरी। यानी जब दोनों दुर्बल रहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा का मान और घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि अब दोनों के आयनन की दर को बढ़ाने के लिए ऊष्मा प्रयुक्त होगी, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए जो मूल ऊष्मा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान है, उससे मान और घट जाता है। तो यही कारण है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव घट जाता है। तो आज हम लोग सीखे उदासीनीकरण किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, और उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है। ये सब तमाम चीजें हम लोग सीखे। अब इसके बाद आएंगे नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।